बाकी सब सबने पढ़ लिया था, कुछ पूछना है किसी को? कुछ डाउट है लास्ट वाले में? प्रियांशु, दिव्यांशु, तुषार, कुछ डाउट है लास्ट वाली क्लास में? नहीं सर। सब नो ठीक है? सर। नहीं है ना? तो अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। तुषार, तुमको भी नहीं है ना? सही है सब? यस सर। ठीक है, चलो। तो हम चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। ठीक है। तो जैसे रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा था, मतलब कि कनेक्टिविटी में कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम कई सारे रजिस्टर को एक सर्किट में लगा दे रहे हैं, वैसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, सीरीज में, पैरेलल में। ये बातें पहले से सबने देखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, टेंथ में भी सबको थोड़ा थोड़ा पता होगा इसके बारे में। पता है ना सबको? देखो, हाँ सर। तो यहाँ पे भी उन्हीं कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है, सीरीज पैरेलल वगैरह। ठीक है। ठीक, सीरीज पैरेलल बेसिस पे ही। लेकिन वहां पे जो रिजल्ट्स आए थे, तो वहां पे रिजल्ट कुछ ऐसा था कि अगर हम सीरीज में दो रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, समथिंग R1 एंड समथिंग R2, तो इनका कंप्लीट और या फिर बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक साथ अगर हम देखें, तो वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि इन दोनों का डायरेक्ट सम आता था। याद है? और अगर हम इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट करते थे, पैरेलल में कनेक्ट, अच्छा किसी को ये कंफ्यूजन है कि सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं? है तो बता दो। नहीं है ना? क्लियर है सर। हम्म। तो सीरीज पैरेलल में ये होगा पैरेलल में कनेक्शन, यानी कि ये R1, ये R2। और पैरेलल में जब कनेक्ट करते थे तो इनको ऐड करते थे इस तरह से कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है इनका, तो वन अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब वन अपॉन R इज इक्वल टू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2। और भी अगर पैरेलल में लगा दिए जाते तो फिर हम वही वन अपॉन R3 समथिंग कर देते, मतलब ऐसे ही ये चलता है। ठीक, और ये वाला ऐसे। आया सबको समझ में? तो ये था रेजिस्टेंस का। एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कैपेसिटेंस का। हम्म। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट चलता है कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन। मतलब अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो रेजिस्टर होते थे तो उसमें डायरेक्ट ऐड होता था, इसमें वन अपॉन करके ऐड होगा। अगर ये C1 और C2 हैं, तो हम कहेंगे वन अपॉन C इज इक्वल टू वन अपॉन C1 प्लस वन अपॉन C2। आई बात समझ में? और अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं दो कैपेसिटर, पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, तब C इज इक्वल टू, अगर ये C1 है, ये C2 है, तो C अगर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्लियर कट? ठीक है। किसी कुछ डाउट? नो सर। हम्म। आया कैसे ये कहाँ से आ गया, किस बेसिस पे कह दिया गया? रेजिस्टर्स में भी किसी बेसिस पे ही कहा गया था ये बात, है ना? कुछ चीजें, कुछ लॉजिक्स थे वहां पे, वैसे यहाँ पे भी हैं। बात ये है कि कुछ लॉजिक ऐसे वाले हैं सिंपल, हम एक बार में बता दे रहे हैं, अगर तुम लोग भूल गए हो या फिर जो भी रीजन हो, याद ना हो या कुछ भी बात है, कि अगर एक वायर है, ठीक है, अब उसके बीच में कुछ रेजिस्टर लगा है, कुछ कैपेसिटर लगा है, कुछ भी लगा है, ऐसे चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर जा रहा है, तो जब तक इसमें जंक्शन नहीं आएगा ना, तब तक करंट सेम रहेगी हर जगह। अगर हम पूछे यहाँ कितनी करंट होगी, तो आई ही होगी, मतलब इतनी ही होगी, क्योंकि ये सीधे 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 चलता जा रहा है। कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं आया ना, अगर हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते जहां से एक और रास्ता जा रहा हो, एक और वायर कनेक्टेड हो, तो ये जंक्शन हो गया। जहां से कम तीन डायरेक्शंस में करंट जा सकती हो, वो पॉइंट जंक्शन बोला जाता है। मिनिमम तीन डायरेक्शंस, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है। सर यहाँ लेकिन सर जैसे दो डायरेक्शन है, तीन डायरेक्शन कहाँ है किसमें? ये इस वाले एक में? जंक्शन में? ये तीसरी वाली इधर क्या है? एक, दो, तीन। अच्छा हाँ सर, ठीक है। हाँ, ठीक है, तीन डायरेक्शन में अगर आ जा सकते हैं करंट में, तो जंक्शन हो गया वो। तो जंक्शन अगर आया, सिर्फ तब करंट डिवाइड होती है, नहीं तो सीरीज मतलब एक ही अगर चलती जा रही है वायर, उसमें सेम रहती है, चाहे कोई बीच में कंपोनेंट आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब यहाँ करंट पूछो तो भी आई, यहाँ करंट पूछो तो भी आई, और आगे भी आई। ठीक। एक तो ये एक रूल है जो कि काम आता है वहां भी और यहाँ भी समझने में, कि ये चीजें कैसे प्रूव हुई। दूसरा है कि अगर चीजें पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनका पोटेंशियल सेम होता है, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं अगर चीजें सीरीज में कनेक्टेड हैं, चाहे वो रजिस्टर कनेक्टेड हो, चाहे कैपेसिटर कनेक्टेड हो, कुछ भी हो, करंट सेम रहती है सब में। इसके थ्रू भी करंट आई होगी और इसके थ्रू भी आई होगी। ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, यानी कि अगर दो चीजें कनेक्टेड हैं सीरीज में, ठीक,
उनको हमने समथिंग V पोटेंशियल से अटैच कर रखा है, यानी कि एक V पोटेंशियल है, उससे अटैच कर रखा है। तो V का कुछ पार्ट यहां और कुछ पार्ट यहां आ जाएगा। करंट सेम रहेगी क्योंकि एक ही सीरीज है ना, एक ही पूरा वायर चल रहा है, यहां से यहां से यहां, ठीक। तो करंट नहीं बदलेगी, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, ठीक। यानी कि पोटेंशियल डिवाइड्स इन सीरीज, एंड करंट डिवाइड्स इन पैरेलल, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइड्स इन सीरीज एंड करंट डिवाइड्स इन पैरेलल, ठीक है। करंट और पोटेंशियल इस तरीके से होते हैं। करंट क्या है, जब अब पैरेलल हम क्यों बोल रहे हैं, पैरेलल का मतलब क्या है, जहां जंक्शन बन रहा होता है। तुम देख सकते हो पैरेलल अगर कोई चीज कनेक्टेड है तो कुछ इस तरह से होगी ना। इसमें हम कहेंगे जंक्शन तो बन ही नहीं रहा है, लेकिन अभी इसको पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे ही नहीं तब, जब तक हम यहाँ पे ऐसे कुछ एंड्स ना निकाल दें। तो अब देखो यहाँ जंक्शन बन रहा है और यहाँ भी जंक्शन बन रहा है, और इन एंड से हम पावर सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। मतलब ये मत समझ लेना कि अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें और यहाँ बैटरी लगी हुई है तो ये कनेक्शन पैरेलल है। सिर्फ पैरेलल दिखने से पैरेलल नहीं होता है, ध्यान रखना। पैरेलल का अलग ही मीनिंग है। पैरेलल का मीनिंग है कि दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। यानी कि देखो, इस रेजिस्टर का एक एंड और इस रेजिस्टर का भी एक एंड आपस में कनेक्टेड है ना। दूसरे वाले तो नहीं कनेक्टेड है आपस में, दूसरे वाले कहीं और ही कनेक्टेड है, हाँ है ना। इसीलिए ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे भी तो वही चीज है ना, इसमें भी ये भी पैरेलल नजर भले आ रहा हो पर है नहीं, क्लियर। तो जंक्शन बन रहा होना चाहिए तब करंट डिवाइड होती है, और पोटेंशियल लेकिन डिवाइड हो जाता है सीरीज में। यानी कि सीरीज में बहुत सारी चीजें लगी है ना, तो उसमें पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड अलग अलग जाता है सब में, ठीक। पोटेंशियल या बोलो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। और यही रीजन है कि जो हम लोगों का जो बाहर का सर्किट है, जिससे हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हर एक घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो हम लोगों के घर ऐसे कनेक्टेड नहीं है, हम लोगों के घर ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है हम लोग घर, पैरेलली कनेक्टेड है। क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड होने से पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस सेम मिलता है अगर हम पैरेलल में बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं, ताकि हम लोगों को वो जो 240 वोल्ट प्रॉमिस किया गया है कि मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी में, वो मिलता है, ठीक है। 240 या 220 टू 240, 220 टू 240 वोल्ट मिलता है। क्लियर हुआ ये बात। हाँ सर। पैरेलली इसीलिए कनेक्टेड है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिले हम लोगों को। तो यही रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इजीली आ जाएगा, है कुछ नहीं इसमें। और एक चीज और है, यहाँ पे कैपेसिटर है तो एक कैपेसिटेंस का अपना रूल चलेगा। ये जो चार्ज है ये आएगा कहाँ से, पहले ये बताओ। चलो हमने प्लेट ले ली, हम दो मेटल प्लेट उठा के कहीं से ले आए और हमने बराबर से काट लिया, या फिर हमारे पास है बराबर से, और हमने उनको पैरेलली रख भी दिया, किसी मान लो किसी बॉक्स में चिपका दिया कोने कोने में, दो एंड्स पे पैरेलली रख दिया, बीच में कुछ भर भी दिया या नहीं भी भरा अभी, चलो ठीक है। और सेपरेशन उनका ज्यादा नहीं रखा, पास पास में रखा ऐसे, ठीक। अब बताओ चार्ज कैसे करें, चार्ज आएगा कहाँ से, ये जो पॉजिटिव दिख गया नेगेटिव दिख गया, ये लाएंगे कहाँ से, कौन देगा बताओ। सर एक और बार रिपीट करना। कह रहे हैं कि कैपेसिटर के लिए हम प्लेट उठा के ले आए, पैरेलली रख भी दिया, अब चार्ज कैसे करेंगे उसको, ये चार्ज सर कहाँ से आएगा, करंट प्रोवाइड करेंगे। कहाँ से, कैसे करंट प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज आ जाएगा, तो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। किसी भी सोर्स से प्रोवाइड कर सकते हैं सर वो तो। फिलहाल एक बैटरी चाहिए मिनिमम, अगर हम देखें रिक्वायरमेंट हाँ तो सर। एक बैटरी से हम प्रोवाइड करेंगे चार्ज इसको, है ना। चार्ज जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है,
अगर हम बैटरी हटा दें अचानक तो और चार्ज जाएगा? नहीं सर, वो वहीं पे रुक जाएगा। हाँ, तो मतलब जब कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं होता बैटरी से तो उसके ऊपर और चार्ज नहीं आ सकता। दूसरी बात, अगर वो कैपेसिटर किसी और चीज से भी कनेक्टेड नहीं है तो बचा हुआ चार्ज जा भी नहीं सकता कहीं। जब तक हम कनेक्शन ना दें, यानी कि कैपेसिटर पे जो चार्ज आ चुका है उसके जाने के लिए भी जरूरी है कुछ, यानी कि कुछ दूसरी चीज जो उससे चार्ज रिसीव कर सकता हो, जैसे कि दूसरा कैपेसिटर। नहीं तो जितना है उतना ही चार्ज उसके ऊपर बना रहेगा। रिसीवर है नहीं ना उसके चार्ज का, और ना ही कोई और ज्यादा दे सकता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा कि अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, हम्म तो हमने बैटरी तो कनेक्ट कर दी, चलो बैटरी कनेक्ट कर दी, यहां से चार्ज फ्लो होना शुरू भी हो गया, इस प्लेट को मिलने भी लगा। इसको कैसे मिलेगा? यहां तो कनेक्शन ही नहीं गया है ना, और इसको कैसे मिलेगा, और इसको कैसे मिलेगा? सर जब एक बैटरी पूरा चार्ज हो जाएगी तो दूसरे पे जाना चालू हो जाएगा वो। बैटरी चार्ज हो जाएगी? ये बैटरी नहीं है, कैपेसिटर है। सॉरी सर, कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर। हाँ, तो चार्ज कैसे हो जाएगा? हम कह रहे हैं चार्ज तो तब होगा ना जब हम एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आने लगे। आएगा कैसे? इस पे पॉजिटिव तो दे दिया, पहुंचा दिया हमने, चलो क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, इस पे हमने चार्ज दे दिया। अब इसके पास कहाँ से आ जाएगा? सर क्योंकि अदर साइड हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा इस पे। अदर साइड से क्या मतलब है? बीच में कुछ है नहीं। सर बीच में तो वो नहीं होता, क्या कहते हैं, इंसुलेटर। कुछ नहीं है, और इंसुलेटर ट्रैवल थोड़ी ना करवाएगा। क्या लिखा हमने? इंडक्शन। इंडक्शन पढ़ा था ना, हाँ उसी से सर। चार्ज होगा। मतलब वही, एक पॉजिटिव रॉड अगर हम किसी मेटल के पास ले आए तो वो मेटल का नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाता है, आने लगता है उधर। था ना? हाँ सर। तो इसमें इसीलिए तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। और और उतना ही तो इंड्यूस होता है, कम ज्यादा तो होगा नहीं। अगर हम क्यू चार्ज यहाँ दे रहे हैं तो प्लस क्यू इधर है तो माइनस क्यू इंड्यूस होगा। कोई समथिंग माइनस Q1 Q2 तो इंड्यूस होगा नहीं। यानी कि अगर यहाँ 10 कूलॉम चार्ज था प्लस वाला तो यहाँ पे भी -10 ही इंड्यूस होगा, इक्वली इंड्यूस होगा, कम ज्यादा नहीं। सही है? यस सर। ठीक। अब ये बताओ, एक तो इसमें ये गलत दिया हुआ है, थोड़ा अलग ही तरीके से बना हुआ है ये पॉजिटिव हमने यहाँ दिया, ठीक है। पॉजिटिव पूरे पे स्प्रेड हो जाएगा, इस तरफ भी पॉजिटिव पॉजिटिव पूरा प्लेट के, हमने बोला था ना प्लेट के दोनों तरफ आ जाता है वो पूरा चार्ज। लेकिन इसकी वजह से जब सामने इंड्यूस हो जाएगा ना इस प्लेट पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, हम्म तो क्या होगा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इस तरफ आ जाएगा, ये भी सारा इधर आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो? ये सब का सब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर नेगेटिव का अट्रैक्शन है, तो ये सामने सामने इस तरफ आ गए, यानी कि यहाँ कोई चार्ज नहीं रहा फिर ज्यादा। और इसमें ये नेगेटिव इंड्यूस हुआ है इस तरफ, तो हम लोग कंडक्टर में जानते थे अगर एक तरफ नेगेटिव इंड्यूस हो गया तो दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। कोई ग्राउंड तो कर नहीं रखा है तो चला जाएगा पॉजिटिव, वो तो रहेगा ना। तो इसमें एक चीज थोड़ी गड़बड़ दिखाई है कि ये नेगेटिव दिखाया है, लेफ्ट में नेगेटिव होगा और इस तरफ तुम कह सकते हो कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये रुक कैसे पाएगा? ये पॉजिटिव का रिपल्शन भी तो है, तो ये और बीच में वायर भी कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव फ्लो हो जाएगा इसके पास, इसीलिए यहां नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट प्लेट के पास वायर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो जाएगा, और उतना ही फ्लो होगा ना। ये नेगेटिव जितना इंड्यूस होके इधर आया था, सोचो एक कंडक्टर है तो उसमें जितना नेगेटिव चार्ज इस तरफ सेपरेट हुआ है उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ सेपरेट होगा। और वो जो सेपरेट इस तरफ हुआ उसको तुम हम जब ग्राउंड में फ्लो करवा सकते थे तो हम कहीं और भी फ्लो करवा सकते हैं, तो यही तो बात है कि ये जो इसमें सेपरेट हुआ इस तरफ पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव सेपरेट हुआ था, उसको हम यहाँ फ्लो करवा देंगे। तुम लोगों को बातें समझ में आ रही हैं या ऊपर से आ रहा सर थोड़ा थोड़ा। है? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोल सकता है। सर ये थोड़ा कम समझ में आया, एक बार सुनो रिपीट कर सकते हो? सुनो देखो, यहाँ से चार्ज गया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव चार्ज गया, प्रोवाइड हो रहा है। हम लोग शीट को
ऐसे देख रहे होते हैं जैसे बस वो पतली सी है, उसका दूसरा साइड है ही नहीं, पर साइड तो दोनों है ना शीट के, इधर वाला भी साइड भी तो है। समझ में आई बात? तो अगर हमने चार्ज प्रोवाइड किया तो यहाँ पे तो हमने वायर से प्रोवाइड किया ना, कोई इंड्यूस तो किया नहीं, तो इस पे तो प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आना चाहिए दोनों तरफ, इधर भी आना चाहिए, शीट के दोनों साइड सरफेस पे फैल जाएगा ना चार्ज। समझ रहे हो? ठीक है। तो जब इधर ये आएगा तो ये सामने वाले को, क्योंकि ये प्लेट बहुत पास रखी हुई है, इसमें इस तरफ लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। कुछ आया समझ में? क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव ही तो इंड्यूस करेगा ना, सामने सामने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो सोचो इस प्लेट के एटम्स के पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, लेकिन नेगेटिव वाला अगर इसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ तो इधर क्या बचेगा? राइट साइड ऑफ द शीट में क्या बचना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। प्रियांशु माइक ऑन कर लो। यस सर, पर पक्का? यस और अगर यहाँ पॉजिटिव बचा है, लेकिन ये तो वायर से कनेक्टेड है, ये दोनों प्लेट, प्लेट का राइट वाला जो पार्ट है और इस प्लेट का लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो तो वायर से कनेक्टेड है, जी। तो ये चार्ज फ्लो नहीं कर जाएगा यहाँ। हाँ और सर, वैसे भी फ्लो वैसे भी ये जो है रिपेल कर ही रहा है, तो ये चार्ज यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, फ्लो कर जाएगा इसके ऊपर, और फिर सेम कहानी शुरू हो जाएगी कि फिर इसके ऊपर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, फिर यहाँ पे ये सामने वाले को नेगेटिव इंड्यूस कर देगा, राइट में पॉजिटिव पॉजिटिव आने लगेगा, है ना? और इस राइट के पॉजिटिव को ये वाला जो इधर से नेगेटिव आ रहा है वो क्या करेगा? न्यूट्रल। आई बात समझ में? यस सर, अब क्लियर होगा। हो गया ना? और यस सर। इस प्रोसेस में क्लियर। क्योंकि एक एक करके ये काम हुआ, तो जितना चार्ज बैटरी ने इस प्लेट को प्रोवाइड किया होगा उतना ही ये सामने इंड्यूस करेगा और नेगेटिव में, और फिर राइट में उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस हो चुका है और राइट वाला इधर ट्रैवल कर गया, तो सेम अमाउंट पॉजिटिव इस पे आ गया, यानी कि जितना इस पे था उतना ही इस पे आ गया। ठीक, देखो बदल नहीं रहा है, Q1 Q2 नहीं है, कुछ रैंडम नहीं है। यहाँ पे हम बस इतना लेके चल रहे हैं कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, हो जाती है लॉस, लेकिन फिर भी अगर हम लेके चल रहे हैं नहीं लॉस हो रही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम चार्ज आएगा। इसका मतलब पता है क्या है? कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो ना तो सबके पास चार्ज सेम ही आएगा, रूल बन गया है। आई बात समझ में? यस सर। पैरेलल नहीं, सीरीज में कनेक्टेड हो, गलत बोल दिया। कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो एक खास बात है कि उसके पास चार्ज एक जैसा रहेगा सारे सीरीज वालों के पास। मतलब यह है कि अगर तुम्हें चार्ज देना है मान लो 10 कूलॉम, तो वो 10 कूलॉम सबको मिलेगा, सबके पास बराबर बराबर चार्ज, कोई कम ज्यादा नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं। पैरेलल में कनेक्ट है तो अलग बात है, पैरेलल में फिर डिवाइड हो जाएगा, 10 में से कुछ कुछ हिस्सा मिलेगा दोनों को, कुछ पार्ट इसमें कुछ पार्ट इसमें। ठीक, लेकिन सीरीज में है ना तो सबको 10 मिल जाएगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा, जितने भी सीरीज में 100 भी लगा दो तब भी। तो इसका हम उठाएंगे फायदा थोड़ा सा कि सेम चार्ज है तो क्या। देखो, और सीरीज में कनेक्ट होने में हमने अभी भी बताया, कोई भी कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट होगा तो उसमें पोटेंशियल का डिवाइडेशन तो होगा। समथिंग V1 पोटेंशियल ये ले गया, V2 पोटेंशियल ये ले गया। अगर हमने V पोटेंशियल वाली बैटरी लगाई थी तो जहां पे V इज इक्वल टू है V1 प्लस V2, क्योंकि और कोई कंपोनेंट तो लगा नहीं है जो पोटेंशियल को खाएगा, मतलब पोटेंशियल को कंज्यूम करेगा। क्लियर है? तो V1 पोटेंशियल इसका, V2 पोटेंशियल इसका, टोटल पोटेंशियल V के बराबर, V1 प्लस V2। आ गया समझ में? तो यहीं से यस होगी सर। हमारे यस डेरिवेशन की सर। शुरुआत। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 से हम लेके चलेंगे। क्लियर? लेकिन कैपेसिटर में C इज इक्वल टू Q बाई V वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अब यहाँ पे हमने बताया C इज इक्वल टू Q बाई V, और हमने यहाँ पे लिखा है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो यहाँ V का फॉर्मूला पहले निकाल लें, Q बाई C आएगा। अब अगर V1 निकालना चाहें तो उसको आना चाहिए था Q1 बाई C1, लेकिन क्योंकि Q दोनों में सेम है इसीलिए हम कोई Q1 बाई C1 नहीं करेंगे, हम Q बाई C1 करेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस तो दोनों का अलग अलग है ना। ध्यान से देखो, तुम लोग एक चीज शायद नोटिस ना कर रहे हो, इसकी प्लेट्स को थोड़ा बड़ा रखा गया है और इसकी प्लेट्स को थोड़ा छोटा रखा गया है। हाइट देखो, सिर्फ ये करने के लिए कि इसका कैपेसिटेंस अलग है इससे,
सेम नहीं है, दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, क्योंकि प्लेट एरिया बदल देने से कैपेसिटेंस बदल जाएगा। C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। प्लेट एरिया बदल दो, कैपेसिटेंस बदल जाएगा, बीच का गैप बदल दो, कैपेसिटेंस बदल जाएगा। ठीक है, तो दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, सेम नहीं है, लेकिन क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सेम पोटेंशियल, सेम चार्ज मिल रहा है दोनों को। तो V1 इज इक्वल टू क्यू बाई C1, उसी तरह V2 इज इक्वल टू भी क्यू बाई C2। तो देखो यहाँ रखा है क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2, क्यू कॉमन ले लो, क्या बचा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। किसी कुछ डाउट है यहाँ तक? नो सर। नहीं है ना? अब अगर ये क्यू हम इसके डिवाइड में लेके चले जाएं, ये हटाओ, ये एक स्टेप हो गए, क्यू इसके डिवाइड में लेके चले जाएं तो टोटल क्यू ये आएगा कितना? C इज इक्वल टू होता है ना क्यू बाई वी, तो V बाई क्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन C। अगर हम कहें कि ये दो कैपेसिटर नहीं थे, ये एक कैपेसिटर था, इसको हम डब्बे में बंद कर दें तो हमें दो दिखेंगे ही नहीं, एक ही कैपेसिटर दिखेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखने लगे इसका, तब तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे V मिल रहा है उसको, टोटल चार्ज भी हमने देखा है कि Q ही जा रहा है। तो अगर टोटल चार्ज Q जा रहा है, टोटल पोटेंशियल V मिल रहा है, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होगा ना। तो यहाँ पे तो V बाई क्यू लिखा है, तो 1 अपॉन C हो जाएगा, V बाई क्यू। आई बात समझ में? तो क्या आया यहाँ से कि 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, क्योंकि राइट में तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 आ ही रहा था। अब बताओ, कुछ डाउट है किसी को? कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां से आ गया, बताओ। प्रियांशु, दिव्यांशु, तुषार? नो डाउट, क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो ये चीज साफ समझ में आती है। ऐसे ही अगर हम 3 भी लगा देते तो क्या हो जाता है, हम वहां पे करते V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू, और V को हम यहाँ जैसे हम C इज इक्वल टू क्यू बाई वी लिख सकते हैं, तो V को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई C भी तो लिख सकते हैं ना, तो हम उसको भी लिख दें ऐसे लेफ्ट में क्यू बाई C। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही अभी रहने दो, V राइट में V1 है, मतलब कि Q बाई C1, क्योंकि चार्ज तो सीरीज में सबको एक जैसा मिलता है, तो Q1 Q2 क्यों लें। V2 क्या है, Q बाई C2, V3 क्या है, Q बाई C3, Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q यहाँ डिवाइड में चला गया, V बाई Q। जब Q बाई V C है तो V बाई Q 1 अपॉन C हो जाएगा, इसीलिए ये हो गया 1 अपॉन C। तो इसीलिए 3 का भी सेम रिजल्ट आया, यानी कि 1 अपॉन में करके ऐड करने वाला रिजल्ट। ऐसे ही n भी लगा दें कैपेसिटर तो यही रिजल्ट आने वाला है, कुछ अलग रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे कैपेसिटर्स भी लगा देंगे तो सबका पोटेंशियल ऐसे ही डिवाइड हो चुका होगा, सबको ऐड करेंगे, Q कॉमन आएगा, Q V के नीचे आएगा, और इसको हम 1 बाई C लिख देंगे और हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? सर ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसका एसेंस समझना होता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आता। कभी कभी तुमको ऐसे घुमाया जाता है कि तुम्हें उसका वो पता होना चाहिए कि कैसे ये फॉर्मूला बना भी था, मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर पे चार्ज बराबर होता है जब वो सीरीज में है, उसी से तो ये डिराइव हुआ है ना, उसके बेसिक वो पता होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। डेरिवेशन थोड़ी ना आएगा। हाँ आता, अगर सब्जेक्टिव पेपर होने वाला होता तो। हाँ ठीक है, सर। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेरिवेशन में कई सारे कॉन्सेप्ट्स, कई सारे टेक्निक्स छुपी होती हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बीच बीच की चीजों के ऊपर, इसलिए पूरा बताते हैं, और कोई बात नहीं, तो सीधा हम बता के आगे चल सकते थे। पैरेलल में कनेक्ट होने में क्या बात मिल रही है खास, तो पैरेलल में कनेक्ट कोई भी चीज होती है तो उसका पोटेंशियल सेम मिलता है, यानी कि इस कैपेसिटर पे भी V पोटेंशियल होगा और इस पे भी V पोटेंशियल होगा। यहाँ पे फर्क क्या होगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल में कनेक्ट होगा तो चार्ज एक पे समथिंग Q1 आया है तो दूसरे पे समथिंग Q2 चार्ज आएगा, सेम नहीं आएगा, Q नहीं आएगा। तो जो डिवाइड होती है चीज उसी से हम इक्वेशन की शुरुआत करते हैं। अभी पीछे क्या डिवाइड हुआ था, पोटेंशियल, तो हमने कहा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, उसके बाद करना शुरू किया, और यहाँ पे हम करेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है पैरेलल में,
तो पैरेलल वाले डेरिवेशन की शुरुआत होगी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब ध्यान दो, Q इज इक्वल टू होता है CV, क्योंकि C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, है ना, CV होता है। लेकिन कैपेसिटेंस तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अभी बोला ना पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम है, तो अगर हम Q1 निकालना चाहें तो वो C1V आएगा, ना कि C1V1। Q2 निकालना चाहें तो वो C2V आएगा। तो यहाँ पे अगर हम रख दें कि Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V, V कॉमन आके Q के डिवाइड में C1 प्लस C2, और Q बाई V कंप्लीट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, क्योंकि C इज इक्वल टू Q बाई V होता ही है, C1 प्लस C2। पैरेलल में ये आया डेरिवेशन। आई बात समझ में? देखो वही अगर हम और पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो और आ जाएंगे, सब में से भी V कॉमन आएगा, Q बाई V होगा, लेफ्ट में C आएगा, राइट में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश 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 टोटल N तक। ठीक है, वो चीज आ जाएगी। क्लियर? किसी कुछ डाउट? नहीं सर क्लियर है। है ना, रिजल्ट बस वही है फाइनली। सर बस इसमें उल्टा है ना, जैसे रजिस्टर्स में था हाँ कि हाँ हाँ, बिल्कुल उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा। रजिस्टर में सीरीज में डायरेक्ट ऐड और पैरेलल में 1/1 करके ऐड, और इसमें है कि सीरीज में 1 करके ऐड और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड, कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाता है। पैरेलल में 4 कैपेसिटर जुड़े हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 करके उनको कर सकते हो। समझ में आया ना? हाँ सर। ठीक, चलें आगे। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आराम से हो सकते हैं। अब बात आती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब देखो, अगर चार्ज स्टोर हो पा रहा है ना बीच में, तो चार्ज भी एनर्जी का एक फॉर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रुक पा रही है वहां पे, एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ पा रही है, तो वो भी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो इसीलिए कहा जा रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हम निकालते हैं, हम लोगों को लगता है कि कोई भी चीज एनर्जी अलग तरह की होती है। अगर हम लोगों के पास हमारी बॉडी है तो हम लोग को लगता है वो एनर्जी नहीं हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। कुछ भी नॉन लिविंग चीज भी है, हम लोग सोचते हैं उसमें कोई एनर्जी नहीं है, ये तो पड़ी रहती है ना, उसमें कोई एनर्जी होती तो वो अपना आप चलती फिरती। ऐसा नहीं है, E इज इक्वल टू MC² ऐसे ही नहीं बना हुआ है। मास तक में एनर्जी होती है, सीधी सी बात। ठीक है, कोई भी मास हो एनर्जी होती है। बस वो डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे यूज कर रहे हो, कैसे कैसे क्या चीजें कर रहे हैं हम लोग। ठीक, यूज पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो चार्ज में तो एनर्जी वैसे ही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कई सारी चीजें हैं, एनर्जी तो होती होती है, गारंटीड है। तो अगर चार्ज कहीं स्टोर रह पाया तो एनर्जी, यानी कि एनर्जी स्टोर रह पाई। वही चीज है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक्चुअली स्टोर चार्ज होता है, लेकिन चार्ज के फॉर्म में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो हम निकाल सकते हैं। तो अब देखें कैसे निकलेगी। देखना, ये फर्स्ट फिगर को देखो सब लोग, इसमें अभी इसको इग्नोर कर दो, इसको भी इग्नोर कर दो। तो फिलहाल ये सिंपल कैपेसिटर जैसा है कि समथिंग Q डैश चार्ज इसको मिला है पॉजिटिव में, तो समथिंग Q डैश माइनस में इसको इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट अभी तक यहां तक किसी को? नो सर। नहीं ना? नो अब सर। देखो, हमेशा जो एनर्जी या वर्क चेक करने के लिए है, हम कुछ ना कुछ काम करवाते हैं। एनर्जी चेक करने के लिए हम कुछ वर्क करवाते हैं, तब चेक करते हैं एनर्जी है कि नहीं, है ना? समझ रहे हो? जैसे कि एक, मतलब कुत्ता है, सड़क पे आराम से शांति से बैठा रहता है, लेटा रहता है, उसकी एनर्जी चेक करने के लिए कोई उसको छेड़ने जाता है तो फिर दौड़ाने लगता है या काट लेता है। तो चेक करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तब एनर्जी चेक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक वर्क करेंगे एनर्जी को चेक करने के लिए। ठीक, वो वर्क क्या होगा? अगेंस्ट कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसा जिसमें काम करना पड़े, फोर्स लगे, ऐसा कुछ हो। तो ये है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के पास एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाने की कोशिश करें तो हमको वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क करके हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। अगर हमने वर्क निकाल लिया तो समझ लो हमने एनर्जी भी निकाल ली। आई बात समझ में? इस प्लेट यस से, सर। इस प्लेट से समथिंग पॉजिटिव चार्ज अगर हम इस प्लेट पे ट्रैवल करवा के लेके चले गए और उसका हमने वर्क निकाल लिया,
तो इसका मतलब है कि हमने एनर्जी भी निकाल ली, क्योंकि एग्जैक्टली वर्क इज इक्वल टू एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यही करने वाले हैं। सम पॉजिटिव चार्ज, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल या स्लाइट के लिए यूज होता है। ठीक है, डेल्टा है या डेल बोलते हैं इसको, या डेल्टा बोलते हैं, तो ये कम के लिए यूज होता है, पार्शियल और स्लाइट यानी कि थोड़ा सा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हमने उठाया इस प्लेट से जो कि थी नेगेटिवली चार्ज। तो दोनों दिक्कतें हैं, एक तो हम पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से दूर लेके जा रहे हैं, तो वो भी दिक्कत है क्योंकि उसमें भी फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन होगा ना, समझ रहे हो। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को जाने नहीं देना चाहेगा, वो भी एक दिक्कत, यानी कि उसमें भी फोर्स लगाना पड़ेगा, मुश्किल होगी। दूसरी बात, हम इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो नहीं अपने पास लेना चाहेगा, वो रिपेल करेगा इसको, वो भी एक दिक्कत, यानी कि अच्छा खासा फोर्स तो लगने वाला है, तो फिर वर्क भी ठीक ठाक मिल जाएगा हम लोगों को। क्लियर है। तो अब हम बस वही देखेंगे कि इस प्लेट से इस प्लेट तक ये डेल क्यू डैश चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। एक एक करके देखेंगे, ध्यान देना। पहले मान लो ये चार्ज अभी बीच में है, सच में बीच में है, दिखाया गया है ना इस तरीके से कि ये बीच में है, अभी ट्रैवल कर रहा है, मतलब यहां से तो निकल चुका है, रास्ते में है, अभी यहां पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो जब ये रास्ते में कहीं पे है तो इससे थोड़ा सा चार्ज कम हो गया होगा ना, और माइनस क्यू डैश समथिंग चार्ज था इसके पास, हमने और पॉजिटिव चार्ज निकलवा लिया डेल क्यू डैश, तो उतना चार्ज और कम हो गया होगा, सीधी बात है, समझ में आया। तो यहाँ पे इसीलिए ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ, जब आ गया है तो यहाँ पे प्लस में डेल क्यू डैश होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पहुंचा नहीं है ना, बीच में है अभी, अभी वहां नहीं पहुंचा है, तो इसलिए उसमें नहीं दिखाया गया है। ठीक है, ये फिगर इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे भी देखा जा सकता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो तो है ही है, हम लोग को सबको पता है। तो हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को ट्रेवल करवाएंगे तो वैसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वर्क तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वही वर्क हम निकालने वाले हैं। तो जब हम छोटे चार्ज के लिए वर्क निकाल लेंगे तो उसको हम करेंगे इंटीग्रेट, और हमको टोटल चार्ज के लिए वर्क मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो स्मॉल वर्क निकाल रहे हैं, छोटा सा वर्क, डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू वर्क होगा कितना, पहले ये बताओ, क्यूवी के बराबर होगा कि नहीं। जितना इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि हम इस प्लेट से इस प्लेट पे लेके जा रहे हैं ना, तो जिस प्लेस से जिस प्लेस तक लेके जाते हैं उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मैटर करता है। जैसे हम इन्फिनिटी से कहीं लेके आते हैं तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, और जहां पे ला रहे हैं उसका समथिंग v है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, v माइनस 0। हम किसी a पॉइंट से लेके आ रहे हैं b पॉइंट पे, तो a का पोटेंशियल va है और b का vb है, तो पोटेंशियल डिफरेंस va माइनस vb, मतलब डिफरेंस मैटर करता है ना कि पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में हम लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस है v। तो अगर हम जितना चार्ज लेके आए उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वर्क आ जाएगा। तो स्लाइट वर्क, स्लाइट चार्ज को लेके आने के लिए v पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, और उसको भी हम v अभी नहीं v डैश ले लेते हैं, उसके रीजन पता चलेंगे। यहाँ पे v नहीं लिया क्योंकि इंटीग्रेशन में ताकि v आ सके, अभी यहाँ पे v डैश समथिंग लेके चल रहा है। आया सबको समझ में, ये कहां से आ गया, ये बस QV है, Q इंटू वी, W इज इक्वल टू Q इंटू वी। स्लाइड थोड़ा सा चार्ज लेके जा रहे हैं इसलिए वर्क भी थोड़ा सा ही हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा नहीं हो सकता, पोटेंशियल डिफरेंस जितना है उतना है V डैश। तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है V डैश। क्लियर, यहां तक किसी कुछ डाउट कि ये कैसे आ गया, नहीं तो चलते हैं। नो सर। तो ये V डैश को और हम क्या लिख सकते हैं, कुछ और भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसे तो इंटीग्रेशन होने से रहा, क्योंकि V डैश अंदर पड़ा हुआ है, V डैश के अंदर Q की वैल्यू भी होगी, कैसे, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, या फिर C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो उस केस में यहां से V कैसे आएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C हो गया, V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाई C डैश हो गया, है ना। अब C डैश को हम C डैश ना मानना चाहें वो अलग बात है, ठीक, C ले लें। ठीक है, क्योंकि ये चेंजेबल चीजें हैं, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता, पहले ही बताया था, कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस से कोई मतलब नहीं रखता। जब ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज्ड भी है ना,
तब भी उसका कैपेसिटेंस है। समझ जाना इस बात को ठीक से कि कैपेसिटेंस का चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटेंस नहीं बदलता। कैपेसिटेंस का कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कि तुमने प्लेट का एरिया कितना लिया है, प्लेट का मटेरियल कैसा है, बीच का सेपरेशन कितना रखा है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया, इन सब से मतलब है। इससे नहीं कि चार्ज कितना दिया या पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा। ठीक है, तो ये तो चेंज होने नहीं वाला, इसीलिए इसको सी डैश ना लेके हमने सी ही लिया है। तो वी डैश को हम लिख सकते हैं क्यू डैश बाई सी, तो देखो लिख दिया। और डेल क्यू डैश की जगह पे वैसे ही रखा हुआ है। अब हम इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो चीजें बची हैं, क्यू क्यू डैश को इंटीग्रेट करना है क्यू डैश के रिस्पेक्ट में, और डब्ल्यू डैश को या डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटेंस किसी का इन पे तो डिपेंडेंट है नहीं जो वेरिएबल होगा, वो फिक्स है। तो उसको हम ले लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर। तो अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कर दिया। सी को उठा के इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है 1/c। अंदर सिर्फ बचेगा क्यू डैश और डेल क्यू डैश का इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? इस पे ध्यान मत दो, सीधे यहाँ पहुंचो। ये वाली चीजें पागल कर देंगी, क्योंकि इन्होंने समेशन से करने की कोशिश की है और उसमें ये लोग दिमाग खराब ही कर देते हैं कि क्या हो रहा है। तो उस पे उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट आता है वो ज्यादा सही है, समझने में भी समझाने में भी। देखो, तो इंटीग्रेट किया हमने, वही क्यू डैश बाई सी है और डेल क्यू डैश है। लेफ्ट साइड में डेल डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हुआ था। तुम लोग पहले ही जानते हो, अगर समथिंग dx है उसका इंटीग्रेशन हुआ है तो x ही आता है। बाकी वैल्यू कोई लिमिट है तो लिमिट रख देंगे, लेकिन dx का इंटीग्रेशन x आता है। तो उसी तरह डेल डब्ल्यू का डेल आएगा। और डेल यहाँ d की जगह पे ही है, समझ लो। जैसे हम स्मॉल चीज के लिए d लगाते थे ना, x के स्मॉल पार्ट को dx बोलते हैं, वैसे ही स्मॉल पार्ट को डेल x भी बोल सकते हैं। ऐसे ही डेल डब्ल्यू है उसका स्मॉल पार्ट। ठीक, तो इसीलिए उसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे W आ चुका है। राइट साइड में अभी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन का साइन लगाया है हमने, क्यू डैश लिखा है, बाई सी लिखा है और डेल क्यू डैश लिखा है। इसमें से भी हम सी को उठा के बाहर रख सकते हैं 1/c करके, ताकि वो, क्योंकि वो कांस्टेंट है और कोई बात नहीं है। अंदर किसका इंटीग्रेशन बचा इसका? अब बताओ, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर वही इस तरह लिखा है, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि x dx। किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि ये कहां से आ गया? ये समझ में सबको आ रहा है कि ये इसी के जैसा लग रहा है देखने में, तो इंटीग्रेट भी उसी के जैसे होगा। इंटीग्रेशन में सर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है। ज्यादा नहीं समझना है, जो बताया था उतना ही समझना है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन बता चुके हैं ना dx के रिस्पेक्ट में। हाँ सर, वो तो x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये x dx जैसा ही तो है। देखो, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, जो d के साथ या डेल के साथ लिखा है, वही तो यहाँ भी लिखा है ना। और ये डैश है, पावर वन मत समझना इसको। इसको और इसको मैच करो, एक जैसा है, बस इतना बताओ सब लोग। हाँ सर। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे वैसे ही इसका भी कर सकते हैं ना। इसका लेकिन इंटीग्रेशन सर क्या वहाँ है? तो डेल है ना। अच्छा हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है, मतलब डी समझ डी डेल जैसा है, हाँ वो हाँ अलग ठीक अलग है। नहीं है। ठीक है, तो x dx इंटीग्रेशन करना है तो x का ही तो होगा इंटीग्रेशन। x की पावर वन है, जैसे x की पावर n था वैसे x की पावर वन है, तो वन प्लस वन यानी कि x की पावर टू डिवाइड बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया। उसी तरह यहाँ पे q डैश स्क्वायर बाई टू आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये q डैश x जैसा है। q डैश की पावर यहाँ कितनी है? वन है। इंटीग्रेट होगा तो पावर में एक ऐड होने लगता है, तो ऐड हो गया यानी कि q डैश स्क्वायर हो चुका है वो। और डिवाइड में भी वो पावर का ही सम आ चुका होता है, मतलब जो ऐड होकर पावर आई होती है वो डिवाइड में आता है, तो वन प्लस वन यानी कि टू। तो इसीलिए q डैश स्क्वायर बाई टू इसका आएगा इंटीग्रेशन। किसी को यहां तक कुछ डाउट है कि ये आएगा? चलो फिर आगे देखें। ये आ गया इंटीग्रेशन। फिर लिमिट रखनी है। क्यों? क्योंकि वो पहले से हमने जीरो चार्ज भेजा था, अभी हमने कोई चार्ज नहीं भेजा था, और हमको टोटल पूरा का पूरा चार्ज भेज देना है Q। पूरा चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे भेज देना है। तो मिनिमम चार्ज कितना था? जीरो, लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट Q। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट जीरो रखेंगे। बाहर 1/c तो था ही। ठीक है, अब जरा रखो लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं।
तो अपर रखेंगे तो क्यू डैश की जगह पे हमको क्यू रखना है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 आएगा। फिर बीच में माइनस लगा के लोअर लिमिट रख देंगे, तो क्यू डैश की जगह पे 0 रखना है, तो 0 स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो ये चीज आ जाएगी 1/c क्यू डैश क्यू स्क्वायर बाई 2, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है 1/2 क्यू डैश स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई सी। ये देखो, डाउट है किसी को? बता दो। क्लियर सर। प्रियांशु, तुषार? क्लियर सर। चलें फिर आगे। तो इंटीग्रेशन क्या आया, मतलब कि W फाइनली वर्क कितना आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, जो कि ये लिखा भी हुआ है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, तो यही चीज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम Q चार्ज दें तो वही एनर्जी में कन्वर्ट होने, ओह शिट, अभी इरेज कर दिया था फिर आ गया। सबको समझ में आ गया कि W क्या आ जाएगा, हाफ हाँ सर। क्यू स्क्वायर बाई सी। अब एक फॉर्मूला तो हो गया, यही W ही हम कह देंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है या फिर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। एक फॉर्मूला आ गया हमारा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन ये फॉर्मूला आया है चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में। हम इसको चेंज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। कैसे? क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो यहां से हम C की वैल्यू उठा के रख सकते हैं क्यू बाई वी। तो रखो जरा, हाफ क्यू स्क्वायर और C को रखना है क्यू बाई वी, अपॉन करेंगे ऊपर चला जाएगा ना, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, हाफ क्यू वी, यानी कि एनर्जी आई हाफ क्यू वी। आया समझ में? एक फॉर्मूला और आ गया। और यही चीज अगर हम वैसे रखें, यानी कि क्यू की वैल्यू रख दें, क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, तो यहाँ पे रख दो हाफ सी वी इंटू वी, क्यू की जगह सी वी रख दिया उठा के हमने, तो हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला बन गया। तो यानी कि तुम कैपेसिटेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज में से किसी में भी दो में तुम ये एनर्जी निकाल सकते हो। कोई भी दो प्रॉपर्टी उठा के एनर्जी को दिखा सकते हो कि इतनी एनर्जी आई, यही वर्क ही एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब आगे चलें। हमने निकाल लिया कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ये लेकिन निकली है किसके किसके फॉर्म में, Q, C और V, इन तीनों के फॉर्म में ये सारे फॉर्मूले निकले हैं। अगर हम चाहें कि कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके फॉर्म में निकालना चाहें कि कितनी एनर्जी होती है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कैपेसिटर के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पता है, निकाला तो था हम लोगों ने, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, याद है? जिसको हम Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए भी बोलते थे, क्योंकि सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, इस वजह से। तो E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए उठा के यहां से रिप्लेस किया जा सकता है इन चीजों को। क्लियर है सबको? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब अगर हमें करना है तो देखो ध्यान से, ई में कैसे कन्वर्ट करेंगे एनर्जी के फॉर्मूले को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हमको अब निकालना है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो चार्ज कैपेसिटर के बीच में, तो कैसे पता करेंगे कितनी एनर्जी है? ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे। अभी एनर्जी कितनी थी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब ध्यान देना ठीक से, इसमें हम क्या करें जो ये बन जाए, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं या और कुछ, हाँ ये कर सकते हैं। देखो C की वैल्यू रख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर, C की वैल्यू कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, अपॉन में वाला ऊपर चला जाएगा, हमने C की वैल्यू रख दी। अभी भी पूरा नहीं आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर है, नीचे एप्सिलॉन नॉट A है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एप्सिलॉन नॉट और A का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमें चाहिए क्यू
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन यहाँ मिल रहा है क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो एप्सिलॉन नॉट ए एक और अगर मिल जाए तब तो ई आ जाएगा ना, ठीक है। तो एक एप्सिलॉन नॉट ए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो नीचे एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट और ए नॉट आएगा, मतलब सॉरी ए आएगा ऊपर। कंफ्यूजन है किसी को? बता दो कैलकुलेशन क्या चल रही है। नहीं सर, समझ में आ रही है। हाँ प्रियांशु, सर क्लियर है। क्लियर है ना? देखो क्लियर। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो नीचे क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये पूरा मिला के हम ई का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पूरा पूरा, क्योंकि q बाई एप्सिलॉन नॉट ए ई है, तो q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। तो हाफ ई स्क्वायर, और बाकी क्या बचा, d एप्सिलॉन नॉट ए। ये तीन चीजें बची, तो बचा d एप्सिलॉन नॉट और a। लेकिन इसको जरा अलग तरह से लिखें तो एप्सिलॉन नॉट अलग लिख लें और ए डी अलग लिख लें, ए और डी को एक साथ लिख लें। क्यों लिखा हमने ऐसा, कुछ रीजन है? ये a इंटू डी क्या हो सकता है, बताओ कोई। अच्छा ए और डी क्या है, ये पता है किसी को? बताओ प्रियांशु। सर ये तो एरिया होगा हमारा सरफेस का। किसका, कौन सी सरफेस? कैपेसिटर की प्लेट की सरफेस, है ना। और डी क्या है, डी क्या था यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इन सब पे आता था फॉर्मूला, इसमें डी क्या होता था? किसी को याद नहीं है? दिव्यांशु, प्रियांशु, तुषार, किसी को याद नहीं है? सर पता नहीं सर। डी होता था प्लेट के बीच का सेपरेशन। सर वो तो सेपरेशन डेल नहीं होता है। नहीं, सेपरेशन डी होता है शुरू से, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, प्लेट एरिया और ये सेपरेशन का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आना चाहिए? कोई ऐसी खास चीज आ जाएगी जिसको हम लोग कोई क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं? वॉल्यूम आ जाएगा। हम्म, समझ में आ रही बात? सर ये वॉल्यूम सब ऑफ, क्लियर हो गए। हो गया ना, हाँ वॉल्यूम ऑफ सर अब इसका कैपेसिटर आ जाएगा। सर इसके अंदर की अवेयरनेस आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। वॉल्यूम्स के अंदर जितना भी जो भी हम्म चीज है उसके अंदर के सारा वो आ जाएगा इसी में। वही तो बात है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी आ गया ना, कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना रही है, ऐसा भी लग रहा है, ठीक। एक क्वांटिटी तो ये हो गई ना, ये भी एनर्जी आई थी, इसको भी डेल्टा यू बोल सकते हैं। एक क्वांटिटी ये हो गई, ठीक। एक चीज और रहती है नए तौर पे, देखो हम डेंसिटी काफी सही लगती है सबको, मतलब कोई भी चीज से ज्यादा उस चीज की डेंसिटी सही लगती है। जैसे नंबर ऑफ समथिंग से अच्छा नंबर ऑफ समथिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया, ये सब ज्यादा चलता है। तो यहाँ पे भी एनर्जी डेंसिटी एक क्वांटिटी होती है जो कि पर यूनिट वॉल्यूम निकाली जाती है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये तो टोटल एनर्जी एक कैपेसिटर की है, लेकिन अगर हम किसी भी कैपेसिटर की पर यूनिट एनर्जी निकालना चाहें, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में उसकी एनर्जी निकालना चाहें, तो कितनी आएगी? तो हम वॉल्यूम से उसको कर देंगे डिवाइड। तो डेल्टा यू बाई वॉल्यूम यानी कि ए डी, अगर हम इसको ए डी ही रहने दें, उधर भी ए डी से डिवाइड कर दें, यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो ए डी डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल, गायब हो गया। क्या बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इस क्वांटिटी को नाम मिलता है स्मॉल यू का, एनर्जी डेंसिटी। कैपिटल यू से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, और स्मॉल यू से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी, जैसे मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। क्लियर हुआ सबको ये क्वांटिटी? हाँ सर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर,
ठीक, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये पर यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी है। क्लियर हो गया? तो मतलब एनर्जी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। और ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, अंदर के चार्ज सेपरेशन की वजह से जो टोटल आई है वो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी असर पड़ जाएगा अगर हम बीच में डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तब। ठीक, सब बातें बदलेंगी। चलो, ये हो गया, सबको समझ में आ गया। इसके बाद क्या है? अच्छा, खत्म हो गया क्या ये? हमें लग रहा है इस चैप्टर में एक चीज और है एनसीईआरटी में। वेन डे ग्राफ जनरेटर इसी में है। सर कौन सा जनरेटर? वैन डे ग्राफ जनरेटर तुम लोगों की बुक्स में है, एनसीईआरटी में देखना होगा, इस पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ में तो खत्म हो गया चैप्टर, लेकिन एक बचा हुआ है एक टॉपिक, वैन डे ग्राफ जनरेटर। शायद हट गया है क्या तुम लोगों में? नई बुक है तुम लोगों के पास एनसीईआरटी? प्रियांशु, दिव्यांशु, बताओ तुम लोग के पास एनसीईआरटी कौन सा एडिशन है? नया नया है क्या? सर मेरे पास नया तो है, मैं बताता हूँ सर। ठीक है, देखो प्रियांशु तुम्हारे पास। मैं चेक कर रहा हूँ, मेरा न्यू एडिशन नहीं है, मैं चेक करता हूँ एक सेकंड। हमें लग रहा है वेंडी ग्राफ जनरेटर है, पुराने में तो है, नए वाले का हमको डाउट है क्योंकि नए वाला हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है ना, तो उसमें नहीं है। अगर हट गया है तो छोड़ देते हैं, नहीं तो बता देंगे। नहीं सर, नहीं है मेरे ख्याल से, तो शायद से नहीं है, नहीं है, दिख मेरे नहीं में रहा। भी नहीं। बुक में नहीं है? नहीं सर, नहीं दिख हट रहा, गया, कहीं हट नहीं दिख गया, रहा। फिर हट गया। फिर लास्ट में नहीं है, मतलब इसी में लास्ट में होना चाहिए था, इसी चैप्टर के हाँ लास्ट में। सर, नहीं है, नहीं है, लास्ट में चेक कर रहा हूँ। नहीं। ठीक है, फिर इसका मतलब हट चुका है तो सही है। फिर जब तुम लोग कोर्स में ही नहीं तो अभी क्या बताएं उसको। कुछ नहीं, पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, बहुत सारा पोटेंशियल हम लोग किसी एक बड़े से स्फीयर के ऊपर दे सकते हैं, मेटालिक स्फीयर के ऊपर, तो उससे अच्छी खासी एनर्जी क्रिएट हो पाती है अंदर, पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वजह से हम बहुत तेज एक्सेलरेट करवा सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी छोटे पार्टिकल को, और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल को तेज चलाना पड़ता है ना, वैसा ही। ठीक है, तो हाँ सर। ठीक है, जब वो नहीं है तो चैप्टर खत्म। हम्म, और पढ़ लेना फिर सब लोग, और ये अपलोड कर देंगे हम, और तुम लोग क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस नहीं करोगे प्रॉब्लम आएगी। प्रियांशु, तुम्हारी तरफ से टाइम वाइम का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? बता सकते सुनो, हो? मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम की बस 1 बजे के बाद कर लेना। और बाकी मेरे स्कूल अब शायद बंद होने वाले हैं कुछ दिनों, कल परसों में रिपोर्ट उसके बाद। खत्म। उसके बाद तो आप दिन में कभी भी रख लेना, सुबह से लेकर, हम्म कोई दिक्कत नहीं है मुझे। प्रियांशु, तुम्हारा जो स्कूल है वो प्री बोर्ड के बाद खुला रहेगा? बोर्ड वालों के लिए तो बंद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं सर, प्री बोर्ड के नहीं सर, बाद। नॉर्मल खुलेगा अब तो। सिक्स दिल्ली में तो 6th से 12th तक का खुल चुका अब अरे नॉर्मली। वो अलग बात है, प्री बोर्ड हाँ, के सर का बाद, कहना ठीक है। प्री बोर्ड के बाद बोर्ड वालों के बंद हो जाते हैं स्कूल, भले हाँ स्कूल सर। खुला रहे, लेकिन बोर्ड वालों को नहीं बुला रहा, 10th को भी नहीं, 12th को भी नहीं, प्री नहीं बोर्ड सर, होने के अब बाद छोड़ दिया जाता है। बोर्ड के प्रैक्टिकल नहीं हुए ना। उसके लिए भले बुलाया जाएगा, डेली रूटीन क्लास के लिए शायद नहीं बुलाया जाएगा जहां तक हमें लगता है। खासकर दिवाली के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। दिवाली के बाद तुम लोगों को बस प्रैक्टिकल देने के लिए भले बुलाया जाए, उन दिनों की बात अलग है, बाकी तो हमें नहीं लगता डेली बुलाया जाएगा। सर नहीं, हमारा वैसे कर दिया, पहले 8 पीरियड्स चलते थे, अब सिर्फ 4 कर दिए। उसमें हम्म क्या होता है कि प्रैक्टिकल की थोड़ी नॉलेज देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों ने हम्म इस बार कुछ पढ़ा वढ़ा है नहीं। हम्म तो फिलहाल सबके प्रैक्टिस करा रहे हैं स्कूल में थोड़ा बहुत बोर्ड की। हम्म